नमस्कार, मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं और आज के अपने इस आर्ट एंड कल्चर के सेशन में लेक्चर 20 को हम देखने वाले हैं। यदि अभी तक के लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए। और आज के लेक्चर में क्या करने वाले, एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे जिसमें आज हम संगीत को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। आइए देखिए क्या है आज के स्क्रीन पर, भारतीय संगीत। देखिए भारतीय संगीत को हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप म्यूज़िक को पढ़ने वाले हैं तो इससे पहले संगीत, गायन, वादन ये क्या होता है पहले हम उसे समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये वह ललित कला है, संगीत वह ललित कला है जिसके तहत स्वर और लय के माध्यम से भावों को, अपनी भावनाओं को प्रकट किया जाता है। या यूँ कहें तो हम देखते हैं कि संगीत कला का आप देखेंगे प्राचीन काल से ही जो जन्म है वो प्राचीन काल से ही माना जाता है और इसका विकास ब्रह्मा, शिव और सरस्वती से होते हुए आप देखेंगे ऐसी मान्यता है कि नारद के माध्यम से पृथ्वी पर आया था। यदि हम बात करें सामवेद की तो आप देखेंगे सामवेद को संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, जिसके बारे में भी हम यहाँ देखने वाले हैं। आइए, भारतीय संगीत का प्रारंभ वही आपको बताया वैदिक काल से माना जाता है और सामवेद को भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है, जिसमें वैदिक ऋचाओं का संग्रह है, जिसमें देवताओं की स्तुति की जाती थी। किसमें? सामवेद भारतीय संगीत का मूल है जिसमें देवताओं की स्तुति की जाती थी उनकी वैदिक ऋचाओं के संग्रह के थ्रू। यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ यहाँ पर जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप में से आई होप काफ़ी लोगों को कुछ ना कुछ तो ज़रूर आता होगा इसमें। तो देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। कुछ मान लीजिए किसी के बारे में पर्टिकुलर आपको कुछ लिखना हो तो पता होना चाहिए। आइए चौथी सदी में देखते हैं भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र संगीत कला के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौन सा? नाट्य शास्त्र। आप देखेंगे इसमें 6 रागों का वर्णन किया गया है। वो राग कौन कौन से हैं, वो कब गाए जाते हैं, उनके भाव क्या हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें हम उसमें देखेंगे, जैसे भैरव हो गया, हिंडोल, कौशिक, दीपक, श्रीराग और मेघ का उल्लेख किया गया है। यदि हम इसके डिटेल में जाएँ, जैसे भैरव राग जो है आप देखेंगे किस समय पर ये राग गाया जाता है, जैसे प्रातः काल में। ये किस ऋतु में गाया जाता है? शरद ऋतु में। आप देखते हैं भाव क्या होता है इसके पीछे का? शांति भाव होता है। किसका? मैं भैरव की बात कर रही थी। अब हम देखें इसमें अगर बात करें हिंडोल की तो आप देखेंगे ये भी प्रातः काल के समय पे गाया जाने वाला राग है। बसंत ऋतु में ये गाया जाता है और इसके भाव क्या है? प्रेम भाव है इसके पीछे। वहीं आप देखते हैं दीपक, जैसे हम ले लेते हैं दीपक भाव, आप देखते हैं ये रात्रि के समय गाया जाने वाला जो राग है। इसके बाद इसे ग्रीष्म ऋतु में गाया जाता है और करुणा इसका भाव होता है। वहीं देखते हैं मेघ, अगर बात करें मेघ यानी कि यहाँ पर मेघ का उल्लेख किया गया। मेघ से क्या समझ आता है आपको? ये दिन के समय का गाया जाने वाला राग है, वर्षा ऋतु का है और इसमें साहस, इसका भाव क्या है? साहस को दर्शाता है। स्पष्ट हो गया। देखेंगे भारतीय संगीत का विकास आप देखेंगे 2 शास्त्रीय परंपराओं जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तानी शैली आप देखते हैं, संगीत शैली, कर्नाटक संगीत शैली, इन्हीं को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे एक दूसरे से ये भिन्न है। इससे पहले यहाँ देखिए भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख आधार आप देखेंगे क्या क्या होंगे आपके? स्वर होगा, राग होंगे और ताल होंगे। इसी के आधार पर आप बाकी के जो संगीत का जो आगे का क्रम है उसको देखते चले जाएंगे, जिसमें हम हिंदुस्तानी संगीत शैली और कर्नाटक शैली में इन सारे तत्वों को धीरे धीरे देखेंगे। आइए चलिए हिंदुस्तानी संगीत शैली। देखिए शास्त्रीय संगीत की ये 2 शैलियां हैं, एक हिंदुस्तानी संगीत शैली, दूसरी कर्नाटक संगीत शैली, जिसमें आज हम हिंदुस्तानी संगीत शैली को देखेंगे, मतलब दोनों ही देखेंगे। पहले हम इसको देखते हैं। आप इसमें देखते हैं कि ये शैली संगीत संरचना और उसकी तात्कालिक संभावनाओं पर केंद्रित होती। किसकी बात कर रही हूँ मैं? हिंदुस्तानी संगीत शैली की, ठीक है। ये समझ आ गया आपको? देखिए आप देखेंगे हिंदुस्तानी जो संगीत शैली है आप देखते हैं उसका जो विकास है, अगर हम देखें तो उत्तर भारत की संगीत शैली इसे माना जाता है और इसका विकास कम देखेंगे आप मध्यकाल से। मध्यकाल में भारतीय संगीत परंपरा में आप देखते हैं फारसी तत्वों का भी इसमें मिश्रण मिलता है, जबकि आप जब कर्नाटक संगीत शैली पढ़ेंगे तो उसमें शुद्धता पाई जाती है, उसमें किसी प्रकार के बाहरी शैलियों के तत्व नहीं दिखते हैं उसमें, जबकि इसमें आपको फारसी तत्वों के जो मिश्रण है वो दिखाई देता है। इस शैली के आप देखेंगे इस शैली के अंतर में कि ध्रुपद सर्वाधिक प्राचीन गायन है, तो साथ ही आप देखते हैं ख्याल, ठुमरी, टप्पा भी इसमें शामिल है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें शुद्ध स्वर सप्तकों को आधार यानी पैमाने के रूप में उसे अपनाया जाता है। ध्रुपद, तराना, ख्याल, घमार, होरी, आप देखेंगे चतुरंग इत्यादि जो हिंदुस्तानी संगीत शैली की ये प्रमुख शैलियाँ हैं। ये कुछ शैलियाँ हैं, इसकी उपशैलियाँ भी होंगी, उनको भी हम देखेंगे। तो शैलियाँ कौन कौन सी, इनको याद रखिए, इनको डिटेल में अब हम थोड़ा समझ लेते हैं। आइए ध्रुपद
ध्रुपद की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ कैसे बना है समझिएगा, ध्रुव प्लस पद से बना है ध्रुपद, ठीक है। इसका जिसमें नियम निश्चित हो और जो नियमों में बंधा हुआ हो। ध्रुपद क्या होता है, नियम निश्चित होते हैं, इसके नियमों के आधार पर नियमों में बंधा हुआ होता है और निश्चित होते हैं, इसीलिए इसको यहाँ पर ध्रुपद के नियम निश्चित के रूप में बताया गया है। ध्रुपद का विकास यदि हम बात करें तो संगीत की प्रबंध शैली से इसका विकास हुआ है। उत्पत्ति आप देखेंगे ज़्यादातर ध्रुपद जो ये शैली है वो मंदिरों से ही प्रारंभ हुई है, मंदिरों में गाने को देखने को मिली है, जिसमें संस्कृत के अक्षरों का इसमें अत्यधिक प्रयोग होता है। ध्रुपद की जब बात की जाए तो मंदिरों से इसकी उत्पत्ति हुई है और संस्कृत के शब्दों का ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा अक्षरों का प्रयोग हुआ है। इसमें स्वर, ताल और पद गायन का सम्यक रूप प्रयोग होता है। किसकी बात कर रही हूँ मैं, ध्रुपद की बात कर रही हूँ। ऐसा मैंने क्यों बोला, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको क्यों याद रखनी है। आप देखेंगे कि ध्रुपद गायन में बेसिकली मंदिर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर भक्ति का तत्व तो अत्यधिक शामिल होता है ध्रुपद गायन में, तो ये चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तानसेन का बहुत ही प्रमुख नेम आपको ध्रुपद शैली के अंतर्गत देखने को मिलेगा, वो भी हम यहाँ पढ़ेंगे। इसका आरंभ देखेंगे आलाप से होता है और लय को धीरे धीरे विस्तार दिया जाता है। ग्वालियर के नरेश मान सिंह तोमर को ध्रुपद शैली का उन्नायक माना जाता है। किसको, ग्वालियर के नरेश मान सिंह तोमर को। तो ये याद रखिएगा, पीटी में हो सकता है इस प्रकार के स्टेटमेंट आ जाए, तो आपको वहां ध्यान रखना है कि उनके उन्नायक कौन है, नरेश मान सिंह तोमर। देखिए अभी बताया था तानसेन, वैजू बावरा के अतिरिक्त आप देखते हैं डोगरी घराने के डागर बंधु इत्यादि, यहाँ पर देखेंगे कई सारे घराने दिए गए हैं। इनके जो है आदि देखेंगे आप, ध्रुपद शैली के प्रमुख गायकों में से एक है। ये सारे जो है कुछ गायक दिए गए हैं, कुछ उनके घराने दिए गए। यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, अकबर की उपस्थिति में स्वामी हरिदास तानसेन को संगीत की दीक्षा देते हुए। यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है और तानसेन का बहुत ही प्रमुख नाम है, जो कि मैं भी बता चुकी हूँ आपको। देखिए अगला क्या है, इसमें ख्याल है। देखिए ख्याल से एक्चुअली आप देखेंगे तो ख्याल जो है वो स्वरों की मुक्त उड़ान के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है, ख्याल, ठीक है। आप देखेंगे ख्याल गायन में ध्रुपद की कठोरता और उसकी जो जकड़बंदी है उसको कम किया गया है। अर्थात आप देखते हैं ख्याल गायकी के स्वरों के जो है स्वरों को बांधा हुआ नहीं दिखाया गया है, और वो जो कहते हैं कि चौखट को तोड़ती हुई ये गायन शैली है, एक उसकी तरह ध्रुपद की तरह इतनी कठोर या फिर कह सकते हैं जकड़बंदी नहीं है इसमें। जैसे देखेंगे इस शैली में भारतीय और फारसी संगीत का मिश्रण मिलता है, तो ध्यान रखिएगा ख्याल में फारसी और हिंदुस्तानी संगीत शैली की जब बात की थी तो वहाँ पर फारसी संगीत शैली का मिश्रण बता रहे थे। इसका विकास देखेंगे संगीत की रूपक शैली में हुआ है। ख्याल गायकी के परिशोध एवं विकास का श्रेय किसको जाता है, अमीर खुसरो को जाता है। इसका श्रेय, इसके विकास का श्रेय किसको जाता है, अमीर खुसरो को जाता है। यहाँ पर अमीर खुसरो जी हैं, कुछ अपने शिष्यों को यहाँ पर शिक्षा देते हुए उनके साथ में है। आइए प्रमुख संरक्षणकर्ता कौन कौन है ख्याल के राग के देखेंगे। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह शर्की और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह हैं। इसे बंदिश के रूप में भी जाना जाता है, किसको, ख्याल के जो है शैली को, इसको बंदिश के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा क्यों कहा गया, ये इतनी कठोरता इसमें नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है, इसे यहाँ पर किस रूप से जाना जाता है, बंदिश के नाम से। इसमें देखते हैं विशेष रूप से तान का उपयोग किया जाता है। ध्रुपद की तरह वही चीज़ है, ध्रुपद की तुलना में आलाप को कम महत्व दिया जाता है। इसमें महत्व किस चीज़ को दिया जाता है देख लेते हैं। ख्याल के दो प्रकार होते हैं, बड़ा ख्याल जिसमें धीमी गति से गाया जाता है, ध्यान रखिएगा, बड़ा ख्याल की बात की जाए तो धीमी गति से ये गाया जाता है। वहीं इसमें छोटा ख्याल की बात की जाए तो द्रुत गति से यानी कि तीव्र गति से ये गाया जाता है। ग्वालियर, किराना, आगरा, पटियाला, भिंडी बाजार इत्यादि ख्याल के आप देखेंगे गायकी के कुछ प्रमुख घराने हैं। हर संगीत के कुछ घराने होते हैं, जैसे ध्रुपद में देखा वैसे ख्याल में भी है। उसी तरह से देखते हैं तराना क्या है। इसकी खोज किसने की थी, इसकी भी खोज देखेंगे अमीर खुसरो ने की थी। इसकी लय की महत्वपूर्ण भूमिका है, जबकि उसमें आपने क्या देखा, तराना में लय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि जो अभी हमने ख्याल पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि किस चीज़ की इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका होती है, तान का उपयोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। जबकि आप देखते हैं तराना में लय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जब ध्रुपद पढ़ा था तो उसमें दोनों चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें उच्च स्वर वाले विषम राग का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ आप देखते हैं कर्नाटक शैली में से तिल्लाना शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे ये कर्नाटक शैली जब हम संगीत शैली पढ़ेंगे उसमें जब ये तराना आता है तो तराना ना होकर वो क्या हो जाता है, तिल्लाना शैली हो जाता है। क्लियर है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखिए कहाँ आ रहे हैं। देखिए
हिंदुस्तानी संगीत शैली की हमने क्या पढ़ी, संगीत शैली की शैलियाँ पढ़ी। अब उनकी उपशैलियाँ हम पढ़ने वाले, उपशास्त्रीय संगीत शैलियाँ हम देखेंगे। उसमें देखेंगे कि जैसे तुलना में हम देखते हैं संगीत शैली की तुलना में स्वर हो गए, राग हो गए, मानकों का पालन सरलता से इसमें किया जाता है शास्त्रीय संगीत में। क्लियर है। ठुमरी, टप्पा, गजल, दादरा देखते, कजरी, चैती इत्यादि हिंदुस्तानी संगीत शैली की उपशास्त्रीय शैलियों के प्रमुख है, जिसमें ठुमरी, टप्पा इत्यादि सारी चीजें इसमें आती हैं। ठुमरी का विकास आप देखते हैं लखनऊ से माना जाता है और ख्याल की इसमें गंभीरता को कम करने के लिए ठुमरी गायन का विकास हुआ था। क्लियर है। और इसी तरह से ठुमरी गायन ने संगीत की अनुभूतियों में और भी सरस इसको बना दिया था, इसीलिए इसका नाम क्या है, ठुमरी है। ठीक है। टप्पा की बात करें तो आपने कई बार सुना होगा पंजाबियों में, स्पेसिफिकली अगर पंजाब की मैं बात करूं तो देखेंगे कि ठुमरी गायन का ही एक रूप है जिसे पंजाब के शोरी मियाँ ने विकसित किया था। आप देखते हैं इसके उद्भव उत्तर पश्चिम भारत के, आप देखेंगे ऊंचे स्वर में इसको गाया जाता है, लोगों के द्वारा इसको गाया जाता है गीतों के द्वारा, और इसका प्रारंभ हुआ था, अगर हम बात करें मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में इसको अत्यधिक गाया जाता था, काफी प्रचलित था ये। ठीक है। टप्पा की मैं बात कर रही थी। गजल आप जानते हैं बेहतरीन तरीके से, गजल कौन नहीं जानता, जानते ही होंगे गजल के बारे में। आइए चलिए देखते हैं कर्नाटक संगीत शैली। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हिंदुस्तानी संगीत शैली को पढ़ा, जिसमें हमने उसकी शैलियाँ, उसकी उपशैलियाँ, शास्त्रीय शैलियों को भी हमने उसमें पढ़ा। वहीं अब हम दूसरा अपना क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसको मैं आपको यहाँ ले चलती हूँ तो आप बेहतर समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि दो शैलियाँ हम पढ़ने वाले, जिसमें से हिंदुस्तानी संगीत शैली और कर्नाटक संगीत शैली। तो हमने हिंदुस्तानी संगीत शैली के बारे में पढ़ लिया है, अब हम कर्नाटक संगीत शैली को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं कर्नाटक शैली पर। चलिए, ये पारंपरिक सप्तक में बनाए जाने वाले संगीत की एक शाखा है। क्लियर है। अब देखिए कर्नाटक की जो संगीत शैली है, आप देखेंगे तो इसे कर्नाटक का एक्चुअल में मतलब क्या है, इसको कैसे विभाजित करके समझा जा सकता है। कर्नाट का अर्थ होता है प्राचीन, पारंपरिक या शुद्धता से। ठीक है। दक्षिण भारत में इसका विकास हुआ था और कर्नाटक शैली के त्रिरत्न की यदि बात की जाए तो त्रिरत्न के रूप में त्यागराज, श्याम शास्त्री और मुथुस्वामी उल्लेखनीय हैं, जिनको हम आगे देखेंगे। आप देखते हैं कि इसमें शुद्धता की बात क्यों की गई है। जब हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि फारसी शैली के भी कुछ प्रभाव, कुछ तत्व वहां पर मिश्रित दिखने को मिलते हैं। जब आप कर्नाटक शैली, जो कि दक्षिण भारत की बात की जा रही है, वहां पर कर्नाटक शैली को जब शास्त्रीय शैली को पढ़ते हैं तो वहां पर किसी प्रकार की और मिलावट या तत्व विद्यमान नहीं होते इस शैली में, बल्कि शुद्ध होती है, पूरी तरह से भारतीय तत्व ही विद्यमान होते हैं। यह संगीत कृति पर आधारित होता है। किस पर? संगीत कृति पर आधारित होता है। इसमें आप देखेंगे संगीतात्मक खंड की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया जाता है हिंदुस्तानी संगीत के कंपैरिजन में। इसमें राग और ताल की जटिल प्रणाली पर आधारित है। ये देखेंगे मुख्यतः भारत के दक्षिणी भागों तक ही सीमित है और इसमें गायन पर विशेष बल दिया जाता है, जबकि उसमें और चीज़ों पर, राग आग इन सब पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें सिर्फ गायन पर इस प्रकार से विशेष बल दिया जाता है कर्नाटक संगीत शैली में। इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पर कई भागों में इसको विभाजित किया गया है कर्नाटक शैली में, जिसके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे पल्लवी, तो संगीत रचना की पहली और दूसरी पंक्ति की अगर देखा जाए तो उनको हम पल्लवी कहते हैं कर्नाटक शैली के अंतर्गत। ठीक है। यह भाग पहले गाया जाता है और प्रायः आप देखते हैं प्रत्येक अंतरा में इसे दोहराया जाता है। इसे रागम तानम पल्लवी भी कहा जाता है। किसको रागम तानम पल्लवी कहा जाता है? जो पहले गाया जाता है और प्रायः प्रत्येक अंतरा में इसे दोहराया जाता है, वो पल्लवी है, और रागम तानम पल्लवी भी उसे कहा जाता है। आइए, अनुपल्लवी क्या होता है? पल्लवी समझ आ गया, अब अनुपल्लवी क्या है? देखेंगे पल्लवी के बाद की जो दो पंक्तियां होती, जो बीच में हमने बताया था अभी, दो पंक्तियां होती हैं, उसके बीच की आप देखेंगे पल्लवी के बाद की दो पंक्तियां अनुपल्लवी कहलाती हैं। और इसे शुरुआत में और कभी कभी आप देखते हैं अंत में भी गाया जाता है, अनुपल्लवी को बाद में भी गाया जाता है। इसे प्रत्येक अंतराल या चरण के बाद दोहराने की आवश्यकता नहीं होती है। इंपॉर्टेंट क्या है, इसको समझना है कि कैसे पल्लवी की दो पंक्तियों के बाद की जो चीज है उसको हम क्या कहते हैं? अनुपल्लवी कहते हैं। ठीक है। वर्णम समझिए क्या होता है। इसमें सामान्यतः गायन के आरंभ में इसे गाया जाता है। किसको? जो गायन होता है उसके आरंभ में गाया जाता है। इस भाग से श्रोताओं को रचना के राग का पता चलता है। श्रोताओं को राग का पता चलता है किस रचना से? इसमें देखिए वर्णम से, जो गायन के आरंभ में गाया जाता है। इसमें दो भाग, ये दो भागों से बना होता है। वो भाग कौन से हैं? पूर्वांग या प्रथम अर्धांश, इसके बाद उत्तरांग या द्वितीय अर्धांश
गीतांश कहा जाता है। इन दो भागों से ये वर्णम बना होता है, ठीक है। इसके बाद आता है राग मल्लिका। ये सामान्यतः पल्लवी का समापन भाग होता है, जैसे अनुपल्लवी का हमने देखा था। इस भाग में कलाकार के लिए आशु रचना की गुंजाइश जो है वो होती है। इसके बाद यहाँ पर कुछ मृदंग आप देखेंगे, वाद्य यंत्र, ये ढोलक के समान यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। कर्नाटक संगीत में सामान्यतः मृदंग के साथ गाए जाते हैं। आप देखेंगे हिंदुस्तानी शैली से भिन्नता क्या है यहाँ पर, ये इनका यहाँ पर देखेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल्स, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल्स हैं वो काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं मृदंग के साथ मुक्त लय में। यहाँ पर कोई बंधन नहीं है, बंधन मुक्त है, इसीलिए शुरुआत में बता दिया था। मधुर तात्कालिकता का खंड तानम कहलाता है। वैसे खंड जिसमें मृदंग की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें रागम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जिसमें मृदंग की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है, रागम कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अन्नामाचार। यहाँ पर देखते हैं कर्नाटक संगीत के प्रथम प्रसिद्ध संगीतकार थे जिन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में संकीर्तन की रचना की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, अन्नमाचार का नाम आएगा तो भगवान वेंकटेश्वर की जो है वो इन्होंने क्या किया था कि वहाँ पर स्तुति में संकीर्तन के रूप में इनका भजन जो है वहाँ पर किया था भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में, ठीक है। इसके बाद कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में देखा जाए, मैंने अभी बताया त्यागराज भगवान राम की प्रशंसा में भक्ति गीतों की रचना की थी तथा कई राग गाए थे। संगीतकार त्यागराज की पिक्चर यहाँ पर दी गई है जो कर्नाटक संगीत शैली में एक प्रमुख गायक है और इनको ध्यान रखना है आपको। मुथुस्वामी दीक्षितार तथा श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति के अन्य सदस्य। तो 3 सदस्य कौन कौन से, जो कि मैंने भी बताया था अभी, त्यागराज है, इसके बाद मुथुस्वामी दीक्षितार हैं और श्यामा शास्त्री हैं, जो कर्नाटक संगीत के आप देखेंगे त्रिमूर्ति के अन्य सदस्यों के रूप में इनको जाना जाता है। क्लियर है। चलिए, हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत शैली की तुलनात्मक अध्ययन। अब देखिए मेंस के एस्पेक्ट से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है डायरेक्ट आपसे पीसीएस में डायरेक्ट आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हमें कंपैरिजन के साथ स्टडी करते हैं तो हम बेहतर एक समझ डेवलप कर सकते हैं। जैसे देखिए हिंदुस्तानी शैली की अगर हम बात करें संगीत शैली की, तो मौलिक स्वर पर ये बल देता है, जबकि कर्नाटक शैली में जब आप आते हैं तो ध्वनि गुण के महत्व को घटाने बढ़ाने की परिपाटी पर बल दिया जाता है। इसकी उत्पत्ति, हिंदुस्तानी संगीत शैली की उत्पत्ति देखेंगे कर्नाटक शैली से पहले हुई थी। ये वैदिक मंत्रों, इस्लामी परंपराओं, फारसी मौसीकी असल को शैली के एक साथ संश्लेषित करता है। इसमें आपको फारसी शैली के भी मिश्रण दिखाई देंगे, जबकि इसकी उत्पत्ति हिंदुस्तानी शैली संगीत के बाद में हुई थी। इसके बाद देखते हैं भारतीय संगीत का ही शुद्धतम रूप है, क्योंकि कर्नाटक में जो कर्नाटक का जो एक्चुअल में पारंपरिक जो मतलब निकल के आता है वो पारंपरिक और शुद्धता से है। तो यह सिर्फ भारतीय संगीत के ही तत्व आपको इसमें देखने को मिलते हैं। गायन शैली की कई उपशैलियां इसमें होने के कारण इसमें कई उपघरानों का भी उदय हुआ है, जबकि इसमें गायन की एक ही निर्दिष्ट शैली है जो कि कर्नाटक शैली आप देखते हैं। इसमें गायन के साथ साथ वाद्य यंत्रों का समान महत्व है। वहीं इसमें गायन के ऊपर विशेष बल दिया जाता है, किसमें, कर्नाटक संगीत में, ठीक है। इसके मूल रागों की संख्या 6 देखेंगे 6 होती है और इसमें कुछ मूल रागों की संख्या 72 होती है कर्नाटक शैली में। इसमें रागों के गायन का विशिष्ट समय होता है, जबकि ये बंधन मुक्त होते हैं, इसमें कोई विशिष्ट समय नहीं होता है, गायन का कोई निर्दिष्ट समय नहीं होता है। ऐसा क्यों कहा गया? जब इसमें आपको मैंने पढ़ाया था, इसमें जैसे भैरवी और ये सारी चीज़ें जब पढ़ाई थी, मेघ पढ़ाया था, तो उसमें एक समय होता है कि प्रातः काल में ये गाया जाता है, इसका समय ये होता है वर्षा ऋतु के समय पे और किस भाव में, जबकि ये बंधन मुक्त होते हैं, इनमें कोई समय निर्धारित नहीं होता है। इसका प्रभाव क्षेत्र समानता उत्तर भारत में देखा गया, उसका समानता आप देखेंगे भारत के दक्षिणी राज्यों में ही सीमित है, ठीक है। इसमें सुधार करने की स्वतंत्रता अधिक होती है, जबकि इसमें भिन्नता और सुधार की गुंजाइश कम होती है यहाँ पर, ठीक है। इसमें सुधार की जो है स्वतंत्रता अधिक होती है कर्नाटक शैली, कर्नाटक संगीत शैली के कंपैरिजन में। क्लियर हो गया है, यहाँ तक स्पष्ट हो गया है सारी चीज़ें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे अपना नेक्स्ट। चलिए देखिए, इसमें आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया गया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 पीटी का, क्लियर है। आइए जरा इसको समझ लेते हैं। ध्रुपद, ध्यान रखिएगा, ध्रुपद सदियों से जीवित रखी गई भारत की प्रमुख परंपराओं में से एक है। किसकी बात कर रहा है? ध्रुपद की। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन यहाँ पर सही हैं, ये पूछा गया है, तो हमें सही कथन यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। चलिए देखिए, मुगल काल के दौरान, ध्यान दीजिएगा, मुगल काल के दौरान राजपूत राज्यों में ध्रुपद की उत्पत्ति और विकास हुआ था, ठीक है। क्या मुगल काल के समय पे ये चीजें हुई थी? ध्यान रखिएगा, ध्रुपद की बात कर रही हूँ मैं। ध्रुपद मुख्य रूप से भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। भाई ये तो हमने पढ़ा है, क्योंकि मंदिरों में इसका जो है रचना, जो इसकी उत्पत्ति मंदिरों से की देखी गई है और इसमें
संस्कृत के अक्षरों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, तो ये तो इसको इन कर लेते हैं, ये तो है। ठीक है, ध्रुपद आलाप मंत्रों के लिए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। देखिए दूसरा जो अभी वही है जो मैंने भी बताया, तो दूसरा भी इसमें इन हो जाता है। अब देखिए वैसे तो तीनों ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, लेकिन दो अभी हमारे सही हैं, तो दो कौन कौन से सही है अगर देखा जाए तो दो, दूसरा और तीसरा सही है। क्या इसमें दोनों आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, इसमें अभी है, इसको छोड़ते हैं। इसके बाद दूसरा तीसरा इसमें आ रहा है, डी ऑप्शन दिया, इनमें से कोई नहीं, तो अभी तो हमारे पास दो हैं। आप देखेंगे कि सी वाला भी गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुगल काल के दौरान राजपूत राज्यों में ध्रुपद की उत्पत्ति की बात नहीं की गई है, जबकि ये दो ऑप्शंस पूरी तरह करेक्ट है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है। जैसा मैंने बताया, यहाँ पर अध्यात्म भक्ति पर ध्यान दिया गया है, संस्कृत अक्षरों पर ध्यान दिया गया है, अभी मैंने बताया। चलिए आपको पीछे फिर से ले चलती हूँ ताकि आप फिर से एक बार रूबरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका शाब्दिक अर्थ ये है, मंदिरों में संस्कृत के अक्षरों में इसका गाया गया है। इसका जो विकास है प्रबंध शैली के समय पर आप देखेंगे हुआ है। ग्वालियर नरेश मान सिंह तोमर ध्रुपद शैली के उन्नायक माने जाते हैं, कुछ इस तरह से। तो क्या आपको यहाँ पर राजपूत या मुगलों की कहीं बात की गई है? नहीं की गई है। तो इस आधार पर हमारे ये दो कथन ठीक है जो कि यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 से प्रश्न पूछा गया है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो देखिए, त्यागराज कृति के अधिकांश भाग भगवान कृष्ण की प्रशंसा में भक्ति गीत हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं त्यागराज ने कई नए राग बनाए हैं, ये भी हमने पढ़ा था। इसके बाद देखते हैं अन्नमाचार और त्यागराज समकालीन है, और अन्नमाचार की कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में भक्ति गीत है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर? ये तो पढ़ा था कि भाई अन्नमाचार कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में भक्ति गीत इन्होंने गाए थे काफ़ी। यहाँ पर अभी देखिए आपने पढ़ा था कि वेंकटेश्वर अन्नमाचार ने कर्नाटक संगीत के प्रथम प्रसिद्ध संगीतकार थे, जिसमें भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में इन्होंने यहाँ पर संकीर्तन की रचना की थी। तो इससे क्या समझ आया आपको कि ये कथन तो भाई हमारा इन हो जाता है। इसके बाद देखेंगे त्यागराज ने कई नए राग भी गाए हुए हैं, ये भी हमारा कथन ठीक है। इसमें अधिकांश भाग भगवान कृष्ण की प्रशंसा में गीत ऐसे बनाए गए, ऐसा नहीं कहीं भी नहीं कहा गया है, तो ये कथन हमारा गलत है। अन्नमाचार और त्यागराज समकालीन है, बिल्कुल भी नहीं। आप देखेंगे अन्नमाचार के बारे में आप देखते हैं कि आपको कर्नाटक शैली के अंतर्गत देखने को मिलता है, बल्कि त्यागराज का आप देखते हैं आपको पहले ही देखने को इनके बारे में मिल जाता है, जबकि समकालीन ये नहीं है। तो दूसरा और चौथा कथन हमारा ठीक है, तो इस आधार पे हमारा ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। क्या क्लियर हो रहा है? नहीं क्लियर हो रहा है, वापस इसको बैक जाइए, अपने टॉपिक को देखिए, फिर समझने की कोशिश करिए, तब इस प्रश्न को सॉल्व करिए, आप बेहतर समझ पाएंगे। और आप सबसे उम्मीद करती हूँ आप सब लोग साथ में नोट्स बना रहे होंगे, और इसी के साथ अपनी जो तैयारी है उसको दिन प्रतिदिन और मजबूत करते रहिए। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।